उस सुबह की धुंध अभी पूरी तरह छंटी नहीं थी जब सुमित्रा ने अपने हाथों की लकीरें देखी। वही हाथ जो कभी रेशमी साड़ियों की तहें लगाते थे, आज एक अजनबी के घर का दरवाजा खटखटाने के लिए उठे थे। उसके होंठ कांपे, पर उसने उन्हें भींच लिया। आंखों में आंसू थे, पर वे भी जानती थी कि आज उनका कोई अधिकार नहीं। सुमित्रा 50 की उम्र पार कर चुकी थी, पर उसके चेहरे पर जो झुर्रियां थी, वे उम्र की नहीं, दर्द की थी। बालों में चांदी उतर आई थी, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की कालिमा को धो डाला हो और पीछे बस सफेदी छोड़ दी हो। वह छोटे से कस्बे की वह औरत थी जो कभी हंसती थी तो पड़ोसी खिड़कियां खोलकर सुनते थे। आज उसी औरत की हंसी न जाने किस संदूक में बंद हो गई थी। उसकी बेटी रिया, 18 साल की रिया, जिसकी आंखों में सपने थे और होठों पर वह मुस्कान थी जो सुमित्रा को जिंदा रखती थी। उसे इस शहर के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला था। वह दाखिला जो रिया ने रातों को जाग जाग कर अपनी मां की थकान को अपनी ताकत बनाकर हासिल किया था। पर वह फीस जो सुमित्रा के पूरे जीवन की कमाई से भी पूरी न होती। और तब किसी ने बताया था कि शहर के मशहूर बिजनेसमैन विक्रम मेहरा को एक घरेलू नौकरानी चाहिए, अच्छी तनख्वाह, रहने का इंतजाम और रिया की फीस के बराबर एडवांस। विक्रम मेहरा, वह नाम सुनते ही सुमित्रा के पांव जमीन में धंस गए थे। उसने 3 रातें करवट बदल बदल कर गुजारी थी। 3 रातें जिसमें उसने अपने बीते हुए 27 साल को एक एक कपड़े की तरह उठाकर देखा था और हर कपड़े पर विक्रम के धोखे का दाग था। वह वही विक्रम था जिसने एक जमाने में उससे प्रेम किया था, वादे किए थे, उसके पिता से मांगा था उसका हाथ और फिर एक सुबह बिना कुछ कहे चला गया था। बाद में पता चला था कि उसने किसी अमीर घराने की लड़की से शादी कर ली। सुमित्रा ने वह दर्द पी लिया था जैसे जहर को घूंट घूंट निगला जाए। फिर किसी और से ब्याह हुआ, बेटी आई, पति चला गया और सुमित्रा अकेली रह गई, सिर्फ रिया के साथ, सिर्फ रिया के लिए। और अब वही सुमित्रा उसी विक्रम मेहरा के घर के सामने खड़ी थी। दरवाजा खुला तो एक नौजवान नौकर ने उसे अंदर बुलाया। घर नहीं, महल था वह। संगमरमर के फर्श पर उसके पुराने चप्पलों की आवाज गूंजी, जैसे उसकी जिल्लत को भी एक सुर मिल गया हो। हॉल में बड़े बड़े पर्दे थे, दीवारों पर महंगी तस्वीरें और हवा में इत्र की वह खुशबू थी जो अमीरी का नहीं, घमंड का एहसास दिलाती है। फिर वह आया, विक्रम मेहरा, 60 के पास का, पर शरीर से अभी भी दबंग। बालों में नमक मिर्च, चेहरे पर वह तेज जो शायद पैसे ने दिया था। उसने सुमित्रा की तरफ देखा, एक सरसरी नजर, जैसे किसी सामान को परखते हैं। और सुमित्रा के दिल ने एक लम्हे के लिए वह सब याद कर लिया जो उसे भूलना था। पर विक्रम की आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वह उसे पहचानता ही नहीं था। वह सुमित्रा, जिसे इस इंसान ने कभी सबसे करीब से जाना था, जिसके नाम की कसम खाई थी, जिसके लिए कविताएं लिखी थी, वह सुमित्रा आज उसके सामने एक अनजान औरत थी, एक नौकरानी की उम्मीदवार। सुमित्रा ने अपने भीतर कुछ टूटते हुए महसूस किया और फिर उसने वह टूटा हुआ टुकड़ा भी जमीन पर नहीं गिरने दिया। उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मुझे काम चाहिए। विक्रम ने उसकी तरफ एक पल देखा, बस एक पल, और फिर अपने नौकर से कहा, मालती को बुलाओ, यह नहीं है, इसे सब समझा दो। इतना कहकर वह मुड़ गया, जैसे खिड़की से एक परिंदा गुजरा हो और उसने देखा भी, भूला भी।
सुमित्रा वहीं खड़ी रही, उसकी पीठ को देखती रही और उसके भीतर एक ऐसी चुप्पी उतरी जो रोने से भी गहरी थी। मालती, घर की पुरानी नौकरानी, मोटी सी, तेज आंखों वाली, जिसकी जुबान पर हमेशा या तो काम का हुक्म था या गपशप, उसने सुमित्रा को ऊपर से नीचे देखा और एक छोटी सी आह भरी, जैसे कह रही हो कि यहाँ तुम्हारे जैसी कई आई है और चली गई है। सुबह 6 बजे से शुरुआत होती है, उसने कहा। बड़े साहब को चाय 7 बजे चाहिए, बिना दूध, बिना चीनी, एक तुलसी का पत्ता, और अगर तुलसी का पत्ता नहीं मिला तो समझो सारा दिन बिगड़ा। सुमित्रा ने सुना और सिर हिलाया, पर मन में एक बात चुभ गई, तुलसी का पत्ता। वही विक्रम जो कभी कहता था कि चाय में चीनी न डालो तो मीठी नहीं लगती, आज बिना चीनी पीता है। लोग बदलते हैं, यह तो वह जानती थी, पर इस तरह बदलते हैं यह उसने नहीं जाना था। पहले कुछ दिन उसने खुद को एक यंत्र की तरह चलाया। झाड़ू, पोंछा, बर्तन, खाना, हाथ चलते रहे और मन वहां नहीं था जहां हाथ थे। वह घर के कोनों में झांकती तो दीवारों पर विक्रम की तस्वीरें दिखतीं, किसी उद्घाटन में, किसी पुरस्कार समारोह में, और एक बड़ी सी तस्वीर में उसकी पत्नी के साथ, वह औरत जिसके लिए उसे छोड़ा गया था। सुमित्रा उस तस्वीर के सामने से हमेशा आंखें फेरकर गुजरती, जैसे किसी जले हुए घाव को छूने से डर लगता है। विक्रम की पत्नी नहीं थी अब, मालती ने चुपके से बताया था कि 3 साल पहले गुजर गई थी। और घर में एक बेटा था, आदित्य, जो शहर से बाहर किसी बड़े काम पर था। बड़े साहब अकेले हैं, मालती ने कहा था, पर कभी अकेला महसूस नहीं करने देते खुद को। इतना काम, इतनी बैठकें, इतने फोन। सुमित्रा ने सोचा, अकेलापन वही भरता है जिसमें भरने को कुछ न हो, जिसके भीतर पहले से ही कुछ टूटा हुआ हो, वह बाहर का शोर भी सुन नहीं पाता। 7वें दिन कुछ हुआ। सुबह की चाय लेकर वह उसके कमरे के बाहर गई तो दरवाजा अधखुला था। अंदर विक्रम एक पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था, उंगलियां धीरे धीरे, जैसे किसी और के ज़माने को छू रहा हो। सुमित्रा ने हल्की सी खटखटाहट की। वह चौंका, डायरी बंद की, पर जल्दी में एक पन्ना बाहर निकल आया और जमीन पर गिर गया। सुमित्रा ने चाय की ट्रे मेज पर रखी और झुककर वह पन्ना उठाया। उसकी आंखें उस पर पड़ी, बस एक पल के लिए, और उसका दिल धक से रुक गया। वह पन्ना पुराना था, कागज पीला पड़ चुका था, स्याही जगह जगह फीकी, पर लिखावट पहचानी हुई थी। और जो नाम लिखा था, वह नाम सुमित्रा का था। उसने वह पन्ना विक्रम की तरफ बढ़ाया, हाथ कांप रहे थे पर चेहरा पत्थर था। विक्रम ने लिया, उसे मोड़कर डायरी में रखा और बिना उसकी तरफ देखे कहा, जाओ। सुमित्रा मुड़ी और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर गलियारे में, उस ठंडे संगमरमर पर, उसके पांव रुक गए। उसने एक हाथ दीवार पर रखा और आंखें बंद कर ली। तो वह भूला नहीं था, उसने भुलाने का नाटक किया था। उस रात सुमित्रा बहुत देर तक नहीं सोई। नौकरों के लिए जो छोटा सा कमरा था, उसमें एक खिड़की थी जो बगीचे की तरफ खुलती थी, और उस खिड़की से रात को चांद की रोशनी आती थी, ठंडी, निर्दयी, बिना किसी भावना के। सुमित्रा उस रोशनी में लेटी रही और सोचती रही कि जो इंसान भूल जाता है, उसे माफ किया जा सकता है, पर जो इंसान याद रखे और फिर भी अनजान बने, उसके साथ क्या किया जाए, यह उसे नहीं पता था। वह पन्ना, उसमें क्या लिखा था, यह उसने पूरा नहीं पढ़ा था,
पर जितना पढ़ा था उतना काफी था। उसका नाम था और उसके नाम के आगे कुछ ऐसे शब्द थे जो प्रेम में लिखे जाते हैं और जो प्रेम चला जाने पर भी नहीं मिटते, क्योंकि वे स्याही से नहीं किसी और चीज से लिखे होते हैं। सुमित्रा ने करवट बदली और अपनी बेटी का चेहरा याद किया। प्रिया, जो अभी शहर में अपनी पढ़ाई कर रही थी, जो हर हफ्ते एक बार फोन करती थी और पूछती थी, माँ तुम ठीक हो ना? और सुमित्रा हर बार कहती थी, हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक। यह झूठ उसे आसान लगता था, क्योंकि इस झूठ में बेटी की नींद थी। प्रिया को नहीं पता था कि माँ यहाँ है। उसे लगता था माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ काम देख रही है। सच बताना होता तो क्या कहती कि तेरी माँ उस इंसान के घर में झाड़ू लगा रही है जिसने उसे तोड़ दिया था, इसलिए कि तेरी पढ़ाई का खर्च चलता रहे। यह सच इतना भारी था कि सुमित्रा ने उसे अपने भीतर ही दफन कर रखा था। दूसरे दिन सुबह जब वह रसोई में काम कर रही थी, तो विक्रम का फोन आया। वह बाहर बरामदे में था और आवाज दरवाजे के पार तक आ रही थी। वह किसी से कह रहा था, नहीं, यह रिश्ता नहीं होगा, मैं तैयार नहीं हूं। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और फिर विक्रम की आवाज थोड़ी और कड़ी हुई, मैंने कहा नहीं। मालती ने सुमित्रा के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, आदित्य बाबू हैं, बेटे हैं। बड़े साहब के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, पर साहब मानते नहीं। कहते हैं एक उम्र के बाद यह सब नहीं होता। सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा। हाथ में जो बर्तन था उसे मलती रही। उस शाम कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा नहीं था। विक्रम बगीचे में बैठा था, हाथ में चाय और आंखें किसी दूर की चीज पर टिकी हुई थी। सुमित्रा वहां से गुजर रही थी कि उसने कहा, बिना पीछे देखे, बिना आवाज ऊंची किए, तुलसी का पत्ता नहीं था आज चाय में। सुमित्रा रुकी। माफ कीजिए, कल से ध्यान रखूंगी। पर चाय अच्छी थी, उसने कहा, और इस बार उसने पलटकर उसकी तरफ देखा, पहली बार उस तरह देखा जैसे कोई किसी को सच में देखता है। सुमित्रा की सांस एक पल के लिए रुकी। धन्यवाद साहब, उसने कहा और आगे बढ़ गई। पर 10 कदम बाद उसके फोन पर एक संदेश आया। प्रिया का था। माँ, एक बात बताओ, तुम जहां काम कर रही हो उस घर का नाम क्या है? मेरे कॉलेज में स्कॉलरशिप आई है, विक्रम प्रताप फाउंडेशन की तरफ से, और फॉर्म में लिखा है कि साक्षात्कार उनके घर पर होगा। सुमित्रा के हाथ से फोन लगभग गिर गया। वही घर, वही नाम, उसकी बेटी, उसकी प्रिया, उसी की दहलीज पर आने वाली थी, उसी इंसान के सामने बैठने वाली थी जिसकी मां उसके यहां नौकरानी थी। और अगर विक्रम ने पहचान लिया, अगर उसने प्रिया की आंखों में सुमित्रा को देख लिया, तो क्या होगा? सुमित्रा ने फोन को दोनों हाथों से थाम लिया, जैसे वह डूबते हुए किसी चीज को पकड़ रही हो जो उसे भी अपने साथ खींच ले जाएगी। उसकी उंगलियां कांप रही थी और उस छोटी सी स्क्रीन पर जो शब्द चमक रहे थे, विक्रम प्रताप फाउंडेशन, वे उसकी आंखों के सामने धुंधले होने लगे, क्योंकि आंखें भर आई थी, पर वह रोई नहीं, क्योंकि रोने का वक्त नहीं था, सोचने का वक्त था। उसने प्रिया को जवाब किया, बेटा, साक्षात्कार कब है? और जब प्रिया ने लिखा, परसों माँ, सुबह 10 बजे, तो सुमित्रा ने फोन रख दिया और आकाश की तरफ देखा, जहां शाम का आखिरी उजाला अभी बाकी था, थका हुआ पर मौजूद। उस रात उसने एक निर्णय लिया।
वह विक्रम से मिलेगी। खुद से। उससे पहले कि प्रिया आए, उससे पहले कि कोई पहचाने, उससे पहले कि बेटी की नजर मां पर पड़े और मां की पूरी जिंदगी एक पल में उघड़ जाए। दूसरे दिन सुबह जब घर में सब शांत था और मालती बाजार गई थी, सुमित्रा विक्रम के अध्ययन कक्ष के दरवाजे के सामने खड़ी हुई। उसने एक सांस ली, लंबी, गहरी, जैसे कुएं से पानी खींचते हैं, और दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ। विक्रम मेज पर कागज देख रहा था। सुमित्रा को देखकर उसने कलम रख दी। कुछ कहना था? उसने पूछा, और उसकी आवाज में वह पुरानी दूरी थी, वह सधा हुआ संयम। सुमित्रा ने हाथ जोड़े नहीं। वह झुकी नहीं। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, साहब, कल आपके फाउंडेशन का साक्षात्कार है। जो लड़की आएगी, प्रिया, वह मेरी बेटी है। कमरे में जो खामोशी उतरी, वह पत्थर जैसी थी। विक्रम की आंखें एक पल के लिए कुछ हुईं जो सुमित्रा ने पहले कभी नहीं देखा था। उनमें एक दरार, एक हिचकिचाहट, जैसे किसी दीवार में अचानक एक रेखा खिंच जाए। तुम्हारी बेटी? उसने दोहराया। हाँ, सुमित्रा ने कहा, और उसकी आवाज कांपी नहीं, और वह नहीं जानती कि उसकी मां यहां काम करती है। मैंने उसे नहीं बताया, क्योंकि उसकी पढ़ाई बाधित न हो, उसका हौसला टूटे न। आप चाहे तो यह स्कॉलरशिप रद्द कर दें। मैं यह नौकरी छोड़ देती हूं। पर मेरी बेटी को दोष न दे। उसकी मां की कहानी उसकी नहीं है। विक्रम उठ खड़ा हुआ। उसने खिड़की की तरफ पीठ की और कुछ देर बाहर देखता रहा, उस बगीचे की तरफ जहां तुलसी का पौधा था, जहां कल उसने चाय पी थी, जहां पहली बार उसने उसकी तरफ सच में देखा था। फिर वह पलटा और उसने कहा, धीरे पर स्पष्ट, सुमित्रा, वह पन्ना जो तुमने उस दिन उठाया था, मैंने उसे जानबूझकर वहां नहीं छोड़ा था। पर जब तुम आई और मैंने तुम्हें देखा, तो मुझे लगा कि शायद कुछ चीजें किसी कारण से लौटती हैं। उसने एक पल रुककर कहा, मैंने जो किया था वह गलत था। उस वक्त मैंने खुद को समझाया कि परिस्थिति ऐसी थी। पर सच यह है कि मैं कायर था। सुमित्रा की आंखों में कुछ टूटा, वह नहीं जो दर्द होने पर टूटता है, बल्कि वह जो बहुत देर से अकड़ा हुआ हो और अब शिथिल हो जाए। यह बातें अब किस काम की हैं? उसने कहा, पर उसकी आवाज में अब क्रोध नहीं था, थकान थी, और थकान के नीचे बहुत गहरे कुछ और था जिसे वह खुद नाम नहीं दे सकती थी। इस काम की है, विक्रम ने कहा, कि तुम्हारी बेटी कल यहाँ आएगी और उसे वह मिलेगा जिसकी वह हकदार है, अपनी योग्यता के बल पर, किसी के एहसान पर नहीं। और तुम्हें यह नौकरी नहीं छोड़नी है जब तक तुम खुद न चाहो। दूसरे दिन प्रिया आई। वह नीली साड़ी में थी, सुमित्रा की पुरानी साड़ी, जो उसने बेटी को दी थी इंटरव्यू के लिए, यह जाने बिना कि वह उसी घर में आएगी जहां मां की सासें रहती हैं। सुमित्रा ने उसे भीतर जाते देखा, रसोई की खिड़की से, पर्दे की आड़ से, और उसकी छाती में जो भर आया वह न दर्द था, न खुशी, वह चीज थी जो दोनों के मिलने से बनती है और जिसे केवल मां जानती है। साक्षात्कार के बाद जब प्रिया बाहर निकली, तो उसका चेहरा चमक रहा था। वह मुख्य दरवाजे से निकलने ही वाली थी कि अचानक रुकी, क्योंकि सामने से एक औरत आ रही थी, हाथ में पानी का गिलास लिए, और वह औरत उसकी मां थी। एक पल के लिए दोनों जड़ हो गई। फिर प्रिया ने धीरे से कहा, मां? और सुमित्रा ने गिलास रख दिया और अपनी बेटी को बाहों में भर लिया,
बिना कुछ बोले, बिना कोई सफाई दिए, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, आलिंगन से कहे जाते हैं। प्रिया रोई। सुमित्रा नहीं रोई, क्योंकि उस पल उसे लगा कि वह सब कुछ जो उसने खोया था उसे वापस नहीं मिला, पर जो बचाया था वह आज उसकी बाहों में था, नीली साड़ी में, आंखों में आंसू लिए और होठों पर उस उम्मीद की मुस्कुराहट जो अभी अभी एक दरवाजे के पार से वापस आई थी। और दूर अध्ययन कक्ष की खिड़की से विक्रम ने वह दृश्य देखा, और उसने जो महसूस किया उसे माफी नहीं कहते, उसे पश्चाताप नहीं कहते, उसे शायद आरंभ कहते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। इस कहानी को अपनों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।